सितंबर 2025 में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 1.54% रहा, पिछले 8 साल का सबसे कम लेवल। सवाल ये है, ये इन्फ्लेशन होता क्या है? CPI, WPI और RBI का 2 से 6% रूल, इसका क्या मतलब है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता या घटता है तो RBI करता क्या है? चलो इस वीडियो में सब समझते हैं। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है जब समय के साथ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और पैसों की खरीदने की ताकत कम होती है। अगर पहले 100 रुपये में 10 चीज़ें मिलती थी और कल उतने पैसे में सिर्फ 9 मिल रही हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन हुआ। अब सवाल आता है, हम महंगाई को कैसे मापते हैं? इंडिया में 2 इंडेक्सेस यूज़ होते हैं, CPI और WPI। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI बताता है आम आदमी के लिए महंगाई कितनी है। ये उन चीज़ों के दाम ट्रैक करता है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, खाना, कपड़े, किराया, बिजली, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, सब कुछ। इस इंडेक्स को पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। CPI बास्केट का आप वेटेज देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज है फूड एंड बेवरेज का 46%, देन हाउसिंग 10%, फ्यूल एंड लाइट 7%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.5%, मिसलेनियस 28%। आपने देखा कि फूड आइटम्स का वेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में इन्फ्लेशन पर सबसे बड़ा असर पड़ता है फूड के दामों से। CPI के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रूरल, अर्बन, कंबाइंड और इंडस्ट्रियल वर्कर्स। RBI पॉलिसी के लिए CPI कंबाइंड को यूज़ करता है। दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI बताता है कि होलसेल लेवल पर यानी मंडी और फैक्ट्री लेवल पर दाम कितने बढ़ते हैं। इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसका भी आप वेटेज देख सकते हैं। WPI सिर्फ गुड्स के दाम बताता है, सर्विस इसमें शामिल नहीं होती है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें कोर इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो अब सुनो, CPI से अगर फूड और फ्यूल कंपोनेंट्स हटा दो तो जो बचता है वो होता है कोर इन्फ्लेशन, और अगर सिर्फ फूड के दाम देखे जाएं तो वो होता है फूड इन्फ्लेशन। तो अब हम जानते हैं सितंबर 2025 में इन्फ्लेशन 1.5% क्यों हुआ। सबसे पहला कारण है वेजिटेबल प्राइस, तो टमाटो, ऑनियन, पोटैटो ये सब चीज़ें सस्ती हुई हैं। दूसरा कारण है बेस इफेक्ट। पिछले साल सितंबर 2024 में इन्फ्लेशन हाई था, 5% के करीब। जब हाई बेस पर कंपैरिजन होता है तो करंट इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली लोअर दिखता है। ये एक स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है जिससे बेस इफेक्ट कहते हैं। तीसरा कारण है गवर्नमेंट टैक्स कट्स एंड ड्यूटी रिडक्शन। सरकार ने एडिबल ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की। प्रोसेस फूड और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी रिलीफ मिला। ये भी इन्फ्लेशन को नीचे लाने में मददगार रहा। और दूसरे कारण हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल रहे, सप्लाई चेन स्मूथ थी और रुपये स्टेबल था। इन सब के चलते फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव में चला गया। ओवरऑल CPI गिरकर 1.54% हो गया। RBI का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ। 2016 में गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसमें RBI को टारगेट दिया गया 4% ±2%, यानी 2 से 6% के बीच इन्फ्लेशन रखा जाए। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ता है या गिरता है तो RBI का क्या रोल होता है। जब दाम तेज बढ़ने लगते हैं RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इससे लोन महंगे हो जाते हैं, लोग कम खर्च करते हैं, डिमांड गिरती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ऐसे ही जब इन्फ्लेशन गिरता है या इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाता है तो डिमांड कम पड़ती है, इकोनॉमी स्लो होती है। तब RBI रेट घटाता है ताकि लोग लोन लें, बिजनेस चले और डिमांड बढ़े। अब RBI ये सब करता कैसे है? RBI इसके लिए कुछ टूल्स का यूज़ करता है, जैसे रेपो रेट, उसको कम ज़्यादा करता है। ये कई सारे टूल्स होते हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।